कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी फोटॉन्स और हाई एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं जो कि नियरली स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड है। कॉस्मिक रेज पर बात करने से पहले मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता देना चाहता हूँ। 19वीं सदी के आखिर में हेनरी बिकरल और मैरी कैबरी ने रेडियो एक्टिविटी को दरियाफ्त किया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई ऐसे पार्टिकल रिलीज़ करते हैं जिनके रिलीज़ होने की वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं और वो एनर्जी की लोअर स्टेट हासिल कर लेते हैं। इन पार्टिकल के रिलीज़ के नतीजे में न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से गैमा फोटॉन्स खारिज होते हैं जिनके एमिशन को हम गैमा रेज का नाम देते हैं। इन पार्टिकल्स में अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि हीलियम एटम के न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि दूसरे डिके में बीटा पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन्स होते हैं वो खारिज होते हैं। जो एलिमेंट्स इन रेडिएशन को खारिज करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया जाता है। आमतौर पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़मीन की गहराई में या फिर मुख्तलिफ चट्टानों में पाए जाते हैं जिन्हें कच धातें या फिर ओर्स कहा जाता है, लेकिन ये हमारे माहौल में हमारे आसपास भी मौजूद होते हैं और हर वक्त हम इनसे मुतासर हो रहे होते हैं, लेकिन इनका असर हम पर ना आने के बराबर होता है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को अफेक्ट करने के लिए अनेबल होता है। ज़मीन से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएं तो इस रेडिएशन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, यानी इसका मतलब है कि ये रेडिएशन ज़मीन से खारिज होती हैं, लेकिन कुछ ऊंचाई के बाद ये रेडिएशन दोबारा से बढ़ना शुरू कर देती हैं। यह ज़ाहिर करता है कि ज़मीन के ऊपर जाने से रेडिएशन बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही हैं। 1909 में पहली बार श्रोडर वुल्फ ने इस बात को पहली बार नोटिस किया जब वो आईफल टावर पर अपना एक रेडिएशन डिटेक्टर ले गया। उसने नोट किया कि बुलंदी पर रेडिएशन की मिकदार कम हो जाती है, लेकिन इसे अमली तौर पर सबूत के तौर पर पेश करने वाला साइंसदान विक्टर हेस था। विक्टर हेस ने 1912 में एक हॉट एयर बलून की राइड पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके ज़रिए से उसने प्रूव किया कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने से रेडिएशन की मिकदार बढ़ना शुरू कर देती है, जो कि ज़ाहिर करता था कि यह रेडिएशन किसी आउटर सोर्स से आ रही है जो कि वाज़ेह तौर पर स्पेस था। यह कॉस्मिक रेज की दरियाफ्त थी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे जदीद आलात बना लिए गए जिनको सैटेलाइट्स और ऑर्बिटर्स में नस्ब करके कॉस्मिक रेज की मेजरमेंट और उनकी डिटेक्शन की जाती है। कॉस्मिक रेज में 99% न्यूक्लियाई ऑफ नॉन एटम्स होते हैं, यानी वो एटम्स जिन्हें हम जानते हैं उनके न्यूक्लियाई 99% कॉस्मिक रेज में पाए जाते हैं, जबकि 1% इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जबकि न्यूक्लियाई जो हम कॉस्मिक रेज में ऑब्जर्व करते हैं उनमें से 90% प्रोटॉन्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई, जबकि 9% अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि हीलियम एटम के न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि 1% हैवियर एलिमेंट के न्यूक्लियाई जिन्हें HZE आयंस कहा जाता है। इनकी एनर्जी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 की ताकत 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच सकती है। कुछ पार्टिकल्स 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी एक्सीड कर जाते हैं, जैसे कि ओ माई गॉड पार्टिकल जो कि 15 अक्टूबर 1991 को ज़मीन के एटमॉस्फेयर में क्रैश कर गया था। इसकी एनर्जी 38 जूल थी, जो कि इतनी एनर्जी है कि तकरीबन 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से नॉर्मल साइज़ का सफ़र करता हुआ पत्थर वो इतनी एनर्जी कैरी करता है। थ्योरेटिकली इतनी एनर्जी कैरी करना किसी भी पार्टिकल के लिए इम्पॉसिबल है, इसीलिए इस पार्टिकल को ओ माई गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया। मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।